नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात और वो गले मिलते हुए फ़ोटो, ये एक ऐसी फ़ोटो है जो लंबे समय तक बहुत से लोगों के दिलो दिमाग पर रेजोनेट करती रहेगी। उसकी प्रतिध्वनि, उसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। और उसमें दोनों तरह के लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे भी लोग हैं जिनको ये देखकर धक्का लगा, झटका लगा, दुख हुआ, उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो पोप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, ये मानना चाहिए कि इस बीतते हुए साल की शायद सबसे बड़ी राजनीतिक घटना हो सकती है। तो किन लोगों को झटका लगा है, किन लोगों को खुशी हुई है और क्यों ऐसा हुआ है, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा इस मुलाकात का संदर्भ, इसके पीछे का थोड़ा अतीत में भी इसके झांक कर देख लेना चाहिए। इससे पहले पोप जो है वो 1999 में आए थे। तब केंद्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और पोप आए थे दिवाली के समय। सरकार नहीं चाहती थी कि वो आए, क्योंकि उस समय दिवाली की छुट्टियां थी, लोग त्यौहार के मूड में थे। कोशिश की सरकार ने, लेकिन सफल नहीं हुई। तो सरकार को, भारत सरकार को, वाजपेयी सरकार को ये अच्छा नहीं लगा कि पोप ने भारतीय हिंदू सभ्यता का जो सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई। लेकिन वो आए और उनके आने को ज़्यादा टाल नहीं सकती थी भारत सरकार। उस समय कई घटनाएं हुई थी। उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स, उनके 2 बच्चों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। वो ईसाई समुदाय से थे, ये सबको पता है। उसके कारण जो है चर्चा में थी। उससे पहले 1 साल पहले 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके कारण बहुत से देशों ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए थे। उसके कारण भारत दबाव में था। ऐसी कई चीज़ें थी जिनकी वजह से भारत दबाव में था और वो ये इस यात्रा को टालने की स्थिति में नहीं था या पोस्टपोन कराने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देने की स्थिति में नहीं था। तो पोप भारत आए और भारत आए तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जाहिर है कि उनके दिमाग में जो है ग्राहम स्टेन्स की घटना रही होगी। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि भारत जो है ये बहुलतावादी देश है, बहुत से धर्मों के लोग हैं और यहाँ कुछ फ्रिंज एलिमेंट भी हैं। वो ग्राहम स्टेन्स के हत्यारों की ओर इशारा था उनका। राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उन्होंने बड़े गर्व से बताया पोप को कि वो कुछ समय कैथोलिक स्कूल में भी पढ़े हैं। नारायणन साहब के बारे में कि वो क्रिश्चियन हैं, इस बात का पता बहुत बाद में लोगों को चला। ख़ास तौर से जब उनकी अंत्येष्टि हुई तब पता चला। बहुत से लोगों को मालूम था, लेकिन आम जानकारी में ये बात नहीं थी। लेकिन इस बात का यहाँ कोई विशेष अर्थ नहीं है, केवल मैंने जिक्र किया क्योंकि उस समय नारायण साहब प्रेसिडेंट थे इसलिए। लेकिन पोप पर इन सब अच्छी बातों का, भारत सरकार की, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बातों का असर नहीं हुआ। उन्होंने बिशप्स के साथ जो बैठक की उसमें आह्वान किया, अपील की, 21वीं शताब्दी में धर्म परिवर्तन की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। तब से अब में लगभग 12-13 साल का फ़र्क हो गया है। पोप की मोदी से मुलाकात हुई तो ऐसा नहीं है कि ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरज थी या उनकी इच्छा थी। पोप की भी इच्छा थी। पोप भी दबाव में है। यूरोप में ईसाई साम्राज्य धीरे धीरे सिमट रहा है, इस्लाम हावी होता जा रहा है। ये उनके लिए बड़ा संकट है। ऐसे में वो एशिया में अपने पैर पसारना चाहते हैं। जो भारत में आए दिन खबरें आती हैं धर्म परिवर्तन की, तेज़ी से धर्म परिवर्तन जो हो रहा है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तरह से, कहीं प्रलोभन से, कभी कहीं किसी और चीज़ से। और एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था, क्रिप्टो क्रिश्चियन का आया है। उन सब को देखते हुए इस मुलाकात के बाद RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने खुशी जाहिर की
कि दो बड़े नेता दुनिया के मिले हैं। इससे जो है संघ को खुशी हुई है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, उसे तेज किया जा रहा है, वो भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। दूसरा, खुश होने वालों में केरल की जो कैथोलिक क्लर्जी है उनमें बड़ी खुशी है। आपको याद होगा कि केरल में लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले चर्च ने ही उठाया था, और अभी जो मुद्दा उठा है, जो चर्चा में है आजकल, वो नार्को जिहाद का है। पाला बिशप हैं जिनका नाम है जोसेफ कल्ला रंगट, उन्होंने बयान भी दिया है, एक लेख भी लिखा है और इस मुद्दे को उठाया है। ये जो नार्को जिहाद है, इसके जरिए गैर मुस्लिम लोगों को केरल में ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। इसको उन्होंने नार्कोटिक जिहाद का नाम दिया। हालांकि इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने खंडन किया है कि सरकारी रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो यहीं तक रुके नहीं हैं, उसके आगे गए। उन्होंने कहा कि ये सोचना चाहिए कि सेकुलरिज्म से किसको फ़ायदा हो रहा है, और उससे भी आगे उन्होंने कहा कि भारतीय सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे अपनाना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग तरह की आवाज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका जिन लोगों को लगा है और क्यों लगा है उसकी भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री पोप से मिले। देखिए, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि वेटिकन को एक राज्य घोषित कर दिया गया है, देश घोषित कर दिया गया है, और उसके मुखिया हैं पोप। तो दो राज्याध्यक्षों, मतलब राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्षों की भी मुलाकात थी। तो ये राजधर्म का भी तकाजा था कि अगर वो रोम जा रहे हैं तो जाकर पोप से मिले। हालांकि जो लोग सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, वो इस पर कोई एतराज़ नहीं करते, लेकिन यूरोप में और दूसरी जगहों पर इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं इसके विरोध में। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत देश में जो है वो शंकराचार्य को राज्याध्यक्ष बना दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तो क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह का रिएक्शन होगा। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोप को जो राज्याध्यक्ष घोषित किया गया है उस पर लोगों में किस तरह की नाराज़गी है और उसकी स्वीकार्यता भी है। ये नहीं कहेंगे कि स्वीकार्यता नहीं है। अब आप ज़रा इस मुद्दे पर आइए कि पोप और मोदी की मुलाकात के मायने क्या है। इसके बहुआयामी पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसे समय में जब भारत में एक मीडिया का वर्ग, विपक्ष और भारत से बाहर इस तरह के लोग जो भाजपा विरोधी है, आरएसएस विरोधी हैं और मोदी से नफरत करने वाले। मैं कह रहा हूँ ये तीन वर्ग हैं, ठीक से पहचानिए, विरोधी और नफरत करने वाले। इनमें अंतर कीजिए। मोदी कुछ भी करें वो बुरा ही होना चाहिए, ऐसा मानने वाले केवल उनसे नफरत करने वाले ही हो सकते हैं, जो उनके किसी काम की, किसी कदम की, किसी बयान की समीक्षा गुण दोष के आधार पर नहीं करते हैं। वो पहले से फैसला तय है, वो सिर्फ सुनाया जाता है। तो ऐसे लोगों के इस तरह के अभियान के बीच में कि जब मोदी को जो है बाय गॉड कहा जा रहा हो कि ये बांटने वाले हैं, सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कराने वाले हैं, इस्लामोफोबिया के समर्थक हैं, मुसलमान विरोधी हैं, दूसरे धर्मों को बर्दाश्त नहीं करते और बहुसंख्यकवाद चलाने वाले हैं, ऐसे में पोप का मिलना और इस तरह से मिलना और मोदी का उनको भारत आने का निमंत्रण देना और पोप का उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेना उनके लिए पक्षाघात से कम नहीं है। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ ये। तो ये मुलाकात, ये इसका एक स्ट्रेटेजिक पक्ष भी है कि उन सब लोगों के मुंह पर कुछ समय के लिए ही ताला लग गया है जो मोदी की छवि इस तरह की गढ़ रहे हैं और गढ़ते रहेंगे। उन पर कोई अंतर नहीं आने वाला। ऐसा नहीं कि वो बंद कर देंगे या बदल जाएंगे, लेकिन उनको सोचने और संभलने में थोड़ा समय लगेगा, फिर से उठकर फिर हमला करेंगे, लेकिन वो अलग बात है। तो इस समय इस मुलाकात की ज़रूरत दोनों को थी। पोप को भी है, वो भी तनाव में है, मोदी को भी अपने
क्रिटिक्स को जवाब नहीं देना था, लेकिन उनको बताना था कि मोदी की ताकत क्या है, मोदी की विश्व मंच पर स्वीकार्यता क्या है, मोदी के बारे में दुनिया के देश और जो है राष्ट्राध्यक्ष वो किस तरह से सोचते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक बात का जिक्र बहुत ज़रूरी है, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही दुनिया है, एक ही सूरज है, एक ही ग्रिड है और एक ही मोदी है। ये बात भारत के किसी नेता के बारे में आज तक किसी शासनाध्यक्ष ने नहीं कही थी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि मोदी की प्रशंसा इस तरह से करें। इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो चाहे हल्के फुल्के अंदाज में ही, मजाक के लिहाज में ही कहें कि मेरे देश में आप इतने लोकप्रिय हैं, आप आइए और हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए। और क्लाइमेट चेंज को लेकर ये जो समिट हुआ है ग्लासगो में, उसमें मोदी ने कितना बड़ा चमत्कार और कितना बड़ा परिवर्तन विश्व मंच पर भारत को लेकर किया है, इसके लिए अलग एक वीडियो में बात करूंगा, तब विस्तार से बात करूंगा। आज इतना ही जिक्र काफ़ी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए दूसरा, भारत की समस्या इस समय क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के कारण है, चीन के कारण है, वो है इस्लामी आतंकवाद। इस्लामी आतंकवाद का शिकार यूरोप भी हो रहा है। यूरोप हो रहा है तो इसका मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हो रही है। केरल का उदाहरण मैंने दिया ही, केरल के चर्च से किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, और भारत में हिंदू भी उसका शिकार हो रहे हैं। तो एक कन्वर्जेंस है, इंटरेस्ट की एक कन्वर्जेंस है, दोनों को इससे लड़ना है। मोदी के लिए ज़रूरी इसलिए था कि एक समय पर एक ही फ्रंट खोलो, एक ही समय पर इस्लामी आतंकवाद और ये क्रिश्चियन संस्थाओं के, चर्च के विस्तारवादी रवैये, दोनों से उसी पैमाने पर लड़ना ठीक नहीं है। तो मतलब कुल ये है कि अनावश्यक रूप से ज़्यादा फ्रंट मत खोलो, ज़्यादा मोर्चे मत खोलो, जितना उतना ही छेड़ो जितना कंट्रोल कर सकते हो। यही नीति मोदी ने किसान आंदोलन के बारे में भी अपनाई, यही नीति इस अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भी अपनाई। तो इससे ऐसा नहीं है कि भारत में, मतलब मोदी सरकार या भारत में या आरएसएस, ये जो कन्वर्जन का धंधा चल रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, उसको अब रोकने की कोशिश नहीं होगी या उसको अबाध रूप से चलने दिया जाएगा, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप से, कम से कम सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई देगी सरकार। प्रायोरिटी जो है वो ये है इस्लामी आतंकवाद से निपटना, और उसके लिए अगर मदद ली जाती है ईसाई समुदाय की, तो उसमें ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बनेगी वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसलिए इस लिहाज से इस मुलाकात का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है इसकी। तो वो बात जो मार्क्स ने कही थी ना कि प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, की जो मूल पूंजी है उसको संभालकर, उसको बचाकर, उसको इकट्ठा करके रखो। तो मोदी वही कर रहे हैं, जो उनकी ताकत है उसको संभाल कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप देखिए कि कामयाबी मिल रही है। लेकिन इस मुलाकात का अब अगर इसका जिक्र न करें तो बात पूरी नहीं होगी कि इस मुलाकात का एक पक्ष चुनावी भी है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें गोवा और मणिपुर 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें क्रिश्चियन वोट अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, चुनाव को हार या जीत में बदल सकते हैं। मणिपुर में लगभग 41% क्रिश्चियन वोट है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, वोट नहीं, 41% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और गोवा में 25%। बीजेपी की केरल से लेकर मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और गोवा में कोशिश रही है कि ये हिंदू क्रिश्चियन एकता बने, कम से कम राजनीतिक रूप से बने। तो ये बनाने की जो कोशिश है उस दिशा में इस कोशिश को एक बड़ी उछाल मिली है।
इसको बड़ी ताकत मिली है इस मुलाकात से। ये जो आपने फ़ोटो देखा होगा दोनों नेताओं के गले मिलते हुए, ये फ़ोटो जितने भी कैथोलिक क्रिश्चियन भारत में हैं उन सब के मन पर ये अंकित रहेगी लंबे समय तक, क्योंकि उनका सबसे बड़ा, दुनिया का कैथोलिक क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा धर्मगुरु है। उसके साथ मोदी के इस तरह के संबंध, उससे इस तरह की मुलाकात और पोप का इस तरह से रेसिप्रोकेट करना, इस तरह से उसका प्रत्युत्तर देना, ये दोनों चीज़ें उनके मन पर असर डाले बिना नहीं रह सकती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे क्रिश्चियन वोट जो है वो बीजेपी को मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो जो बीजेपी विरोध का माहौल है, जो बीजेपी विरोध का अभियान है, उसमें निश्चित रूप से रुकावट आएगी, उसमें निश्चित रूप से शिथिलता आएगी और उसका फ़ायदा बीजेपी को गोवा और मणिपुर दोनों जगह चुनावी रूप से मिलने वाला है। तो मोदी देखिए जो कुछ करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि अनायास हो जाता है, उसके पीछे बहुत लंबे समय की प्लानिंग होती है, सोच विचार होता है और उसके बहुत से आयाम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये मुलाकात है तो किसी एक मकसद से है कि भाई वो जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं और चूँकि गए हुए हैं रोम में तो वहाँ उनसे मिलना चाहिए, यह औपचारिकता है, शिष्टाचार है। नहीं, इतने तक नहीं है। इसके जैसा मैंने बताया इसका स्ट्रेटजिक महत्व भी है, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी महत्व है और इसका चुनावी दृष्टि से राजनीतिक महत्व भी है। तो अब आखिर में बात उनकी जिनको इससे झटका लगा है, वो मैंने जैसा शुरू में कहा कि जो लोग मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विभाजक नेता, एक सांप्रदायिक नेता, धर्मों के बीच भेदभाव करने वाला नेता इस रूप में पेश करना चाहते थे, उनके लिए इससे बड़ा झटका पिछले कुछ सालों में नहीं लगा है। पोप का इस तरह से मिलना, गले मिलना, फिर बातचीत करना, भारत आने का निमंत्रण स्वीकार करना, ये उनके गले से अभी नीचे उतर नहीं रहा है और जल्दी उतरने वाला भी नहीं है। तो उनके लिए तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये पक्षाघात और सन्निपात जैसा मामला है। उनको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, और उनको लग रहा है कि उनका जो पूरा अभियान था, जो उनकी जो मेहनत थी इतने सालों की, ख़ास तौर से 7 साल, वैसे तो 20 साल लेकिन 7 साल से ख़ास तौर से उसको एक बड़ा झटका लगा है। अब मोदी की जिस तरह की स्वीकार्यता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है वो बहुत से लोगों को पच नहीं रही है, लेकिन उनका पाचन आने वाले दिनों में और ज़्यादा खराब होने वाला है। इसलिए मोदी जो कुछ करते हैं उसको आप जो दिख रहा है उतने तक सीमित मानकर मत चलिए, जो नहीं दिख रहा है वो शायद ज़्यादा उससे बड़ा होता है। तो इंतज़ार कीजिए, आने वाले दिनों में इसके और आयाम खुलेंगे और बातें पता चलेंगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।